सुनो बच्चों, केमिकल इक्वेशन देखो कैसे करनी है। केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। देखो सबसे पहले ना यहीं पे ध्यान रखना, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के टाइप पे देखो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं तुम्हें? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और ये काफी मैंने पढ़ा दिया है तुम्हें। केमिकल रिएक्शन में ये कॉम्बिनेशन हो गया, एक हो गई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एक रिएक्शन दे देंगे ऐसे, वो पूछेंगे इसका कौन कौन से रिएक्शन है, ऐसे A प्लस के बी इज इक्वल्स टू AB, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे कार्बन सॉलिड प्लस के और दो चीज मिलके एक चीज बनेगी तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे ट्वाइस ऑफ H2 गैस प्लस के O2 गैस इज इक्वल्स टू में ट्वाइस ऑफ H2 लिक्विड, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको कहते हैं C प्लस O2 CO2, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका उल्टा कर देंगे तो वो डिकम्पोजिशन हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन में क्या होगा, जैसे A B है, इसके दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, A प्लस के B, ठीक है। तो इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन। अब ये डिकम्पोजिशन होगा कैसे, या तो हीट से होगा, इसे बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। ये जो टूटेगा या तो हीट देने से टूटेगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में ये वाले रिएक्शन पढ़ते हैं, CaCO3 सॉलिड, जब इसे हीट करेंगे, ट्राइंगल का मतलब हीट करना होता है, तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पे कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों यही ध्यान होना चाहिए आपका, ठीक है, बिल्कुल यहीं पे। मैं पूछूंगा भी कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे जब हीट करेंगे ना, हीट करेंगे इसे, तो हीट करने में बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, तो ये एक तरह का थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो इसको हीट करने से बनेगा, यहाँ पे ये तीनों कुछ ये जो कंपाउंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है। CaCO3, इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, या इसे हम कहते हैं लाइमस्टोन, इसे हम लाइमस्टोन कहते हैं, इसे मार्बल कहते हैं, मार्बल चौक भी यही होता है, मार्बल चौक, ये सब यही होता है। और ये जो होता है ना, इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसे क्विक लाइम कहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड क्विक लाइम, ये क्विक लाइम होता है। एक और होता है हमारा कंपाउंड, जैसे ये CaO है प्लस के H2O है, इसको इसमें डालने से बनता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। कभी कभार इस पे क्वेश्चन आता है कि एक कंपाउंड जो व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, ऐसे आएगा व्हाइट वॉशिंग, तो व्हाइट वॉशिंग में इसको लिखना है और उसके पानी से रिएक्शन लिखनी होगी, ठीक है। तो वो बोलेगा व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, तो ये लिख देना, पानी से रिएक्शन ही लिख देना, तो बनेगा लाइम वाटर बनेगा। और इसमें हीट निकलती है, इस प्रोसेस में क्या निकलती है? हीट। और जिस प्रोसेस में हीट निकलती है उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हीट बाहर निकलती है, और ये लाइम वाटर होता है, दिस इज कॉल्ड लाइम वाटर, ठीक है। ये लाइम वाटर होता है हमारा। तो ये इस सब के आगे लाइम लगा हुआ है, लाइम स्टोन है, ये क्विक लाइम है, और वो लाइम वाटर है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दिस इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन CO2 से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी रिएक्शन, ये CO2 से ऐसी रिएक्शन होती है इसकी, CaOH का होल ट्वाइस प्लस के CO2, इससे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस के H2O ऐसे। और ये टेस्ट है CO2 का, टेस्ट ऑफ CO2 कर रहे हैं इससे। तो CO2 गैस को कैसे टेस्ट कर रहे हैं? तो CO2 गैस को टेस्ट करने के लिए उसे लाइम वाटर में डालो, अगर ये मिल्की कलर का पदार्थ बन गया, मिल्की कलर का ये सब्सटेंस बन गया, तो ये कन्फर्म हो जाएगा CO2 का टेस्ट, मिल्की कलर सब्सटेंस। तो इस मिल्की कलर के सब्सटेंस का फॉर्मेशन CO2 का टेस्ट होगा। तो मिल्की कलर का सब्सटेंस बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन इसमें ज़्यादा CO2 नहीं डालते हैं, एक्सेस CO2 से कुछ और बन जाता है, जैसे CaCO3 है प्लस के H2O है, अगर मैंने CO2 एक्सेस में ले ली तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, ऐसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बन जाएगा। अगर कम लेंगे CO2 तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, और ज़्यादा लेंगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बन जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसकी वजह से ना हार्डनेस होती है पानी में हार्डनेस इन दो कंपाउंड की वजह से होती है, एक इसकी वजह से पानी में हार्डनेस होती है, और एक इसकी वजह से होती है हार्डनेस, इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इन दोनों की वजह से जो हार्डनेस होती है उसे टेम्पोरेरी हार्डनेस कहते हैं, टेम्पोरेरी हार्डनेस, टेम्पोरेरी हार्डनेस। तो मैं पूछूंगा टेम्पोरेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, तो सिर्फ आप ये बोलना है कि बच्चों क्वेश्चन आपके ऊपर आएगा भी, ठीक है, समझा गया? तो बिल्कुल ध्यान रखना, मैं पूछूंगा कि टेम्पोरेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, तो सिर्फ आपको इतना बोलना है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब मैं इसका फॉर्मूला पूछूंगा तो बताना, ठीक है।
CaHCO3 का होल ट्वाइस और MgHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, इनकी वजह से होती है कौन सी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस। तो इस टेम्परेरी हार्डनेस को हम बॉयल करके दूर करते हैं। कैसे दूर करते हैं हम इसे, बॉइलिंग से। तो इस टेम्परेरी हार्डनेस को हम बॉइलिंग से दूर करते हैं। किससे दूर करते हैं, बॉइलिंग से। तो इनकी वजह से पानी में टेम्परेरी हार्डनेस होती है, ठीक है। और अगर मेरे पास मान लो ये वाले आयंस है ना, कैल्शियम के क्लोराइड आयंस है, या मैग्नीशियम के क्लोराइड आयंस है, या कैल्शियम के सल्फेट आयंस है, या मैग्नीशियम के सल्फेट आयन है, तो इनकी वजह से पानी में परमानेंट हार्डनेस होती है। कौन सी हार्डनेस होती है, परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस इन सब की वजह से होती है। तो मैं पूछूंगा परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, तो आप बोलना कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, इनकी वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है। क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस इनकी वजह से होती है। और टेम्परेरी हार्डनेस, और परमानेंट हार्डनेस को हम वॉशिंग सोडा से दूर करते हैं। किससे दूर करते हैं, वॉशिंग सोडा। तो इतना ही तुमसे पूछेगा, ठीक है। क्रॉस क्वेश्चन है कि परमानेंट हार्डनेस करके कि अभी क्वेश्चन बताऊंगा इसका कैसे करते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये परमानेंट हार्डनेस है, इन्हें किससे दूर करते हैं, वॉशिंग सोडा से। वॉशिंग सोडा से, वॉशिंग सोडा से दूर करते हैं परमानेंट हार्डनेस को। और टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करते हैं किससे, बॉइलिंग से। और टेम्परेरी हार्डनेस बायोकार्बोनेट आयंस की वजह से होती है। तो ये जो आयंस होते हैं ना हमारे HCO3 माइनस, इन्हें बायोकार्बोनेट आयंस कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, बायोकार्बोनेट आयंस। तो इसे हम कैल्शियम बायोकार्बोनेट भी कह सकते हैं। तो दिस इज कैल्शियम बायोकार्बोनेट, दिस इज मैग्नीशियम बायोकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक ही बात होती है। तो इनकी वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होती है, जिसे बॉयल करके दूर करते हैं। और अगर मेरे पास कैल्शियम हार्डनेस पानी में इन दो आयंस की वजह से होगी, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से। 1 मार्क क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि किन दो आयंस की वजह से हार्डनेस होती है, तो आप बोलोगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस होते हैं इनकी वजह से हार्डनेस होती है। पानी हार्ड इनकी वजह से होता है, ठीक है। और ये हार्डनेस दो तरह की होती है, टेम्परेरी, परमानेंट। तो अगर देखो कैल्शियम के ये वाले आयंस है मेरे पास, दोबारा सुन लो, अगर कैल्शियम के ये वाले आयंस है, ये वाले और ये वाले आयंस है, MgHCO3 का होल ट्वाइस, तो ये टेम्परेरी हार्डनेस है। और अगर कैल्शियम के ये वाले आयंस है, मैग्नीशियम का ये वाले आयंस है, और कैल्शियम के सल्फेट आयंस है, और मैग्नीशियम के सल्फेट आयंस है, तो ये परमानेंट हार्डनेस है। तो परमानेंट हार्डनेस को दूर करते हैं वॉशिंग सोडा से, और टेम्परेरी हार्डनेस को बॉइलिंग से। टेम्परेरी हार्डनेस को बॉइलिंग से। और हार्डनेस किन दो आयंस की वजह से होती है, Ca2+ और Mg2+, और दो तरह की होती है, टेम्परेरी और परमानेंट, टेम्परेरी और परमानेंट। तो ये हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी, कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन का उल्टा कौन सा रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन। और ये सिर्फ थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन एक तो ये इंपॉर्टेंट है, CaCO3 बराबर CEO+CO2। एक थर्मल डिकम्पोजिशन ये वाला इंपॉर्टेंट होता है, ट्वाइस ऑफ FeSO4 सॉलिड इज इक्वल्स टू हीट करने पे बन जाएगा आपका Fe2O3 प्लस के SO2 प्लस के SO3। SO2 नाम की दो गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ट्वाइस ऑफ FeSO4 बराबर Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन है, ठीक है। वो ऐसा आएगा क्वेश्चन, देखें 4 ग्राम फेरस सल्फेट को हीट कर देंगे तो क्या बनेगा, ऐसे 4 ग्राम फेरस सल्फेट को हीट करने से कौन सी दो गैस बाहर निकलेंगी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मिलेगा आपको MCQ में। तो ध्यान SO2 और SO3, ठीक है। एक थर्मल डिकम्पोजिशन है, एक थर्मल डिकम्पोजिशन है, एक थर्मल डिकम्पोजिशन है ट्वाइस ऑफ PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट है, ठीक है। तो इसको हीट करने से क्या बनेगा, इसको हीट करने से बनेगा ट्वाइस ऑफ PbO प्लस के 4NO2 प्लस के O2, ट्वाइस ऑफ PbO 4NO2 प्लस O2। ये लेड नाइट्रेट है, इसको हीट करने से लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस O2 बनेगा। और इसके ये तो ना ब्राउन एसिडिक गैस होती है, क्या होती है, ब्राउन एसिडिक गैस। तो थोड़ा ध्यान रखना, ये ब्राउन है, और NO2 एसिडिक गैस होती है। NO2 क्या होती है, एसिडिक गैस। सो ये ब्राउन NO2 गैस, ब्राउन एसिडिक गैस। और ये येलो है, इसका कलर कैसा होता है, येलो फ्यूम्स। इसके येलो फ्यूम्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे इसके, येलो फ्यूम्स। तो येलो कलर के फ्यूम्स करके हिंट देगा वो कि येलो फ्यूम्स है, ब्राउन एसिडिक गैस है, तो समझना वो लेड नाइट्रेट को हीट किया गया। क्रॉस क्वेश्चन आएगा ना, सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट को हीट करने से क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो ये तीनों डिकम्पोजिशन पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, और लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो दिस इज योर लेड नाइट्रेट। तो ये लेड नाइट्रेट है, इसको हीट करने से क्या बनेगा, तो लेड नाइट्रेट को हीट करने से बनेगा लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस O2। ये जो NO2 गैस है ना, इसके बारे में ध्यान रखना, ये ब्राउन एसिडिक गैस होती है। दो गैस एसिडिक बताई थी मैंने आपको, एक तो NO2 और एक SO2। ये एसिडिक गैस होती है, ठीक है। और इनकी वजह से एसिड रेन होती है। इनकी वजह से कौन सी बारिश होती है, एसिड रेन। इसकी वजह से SO2 और NO2 की वजह से, ठीक है, इनकी वजह से क्या होती है, एसिड रेन होती है। तो ये जो डिकम्पोजिशन है, कौन सा डिकम्पोजिशन है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे काफी कुछ पढ़ना है तुम्हें, जैसे कि टाइप ऑफ द रिएक्शन में सिर्फ हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा। कॉम्बिनेशन सिर्फ दो चीजों का जुड़ना, जैसे ये और ये जुड़ के कॉम्बिनेशन है, ये और ये जुड़ के कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन का ऑलरेडी डिकम्पोजिशन है ना। जैसे ये टूट गया ऐसे, तो ये डिकम्पोजिशन है। अब डिकम्पोजिशन में थर्मल पढ़ा है, हीट करके तोड़ना, हीट करके तोड़ना। तो वो कौन सा डिकम्पोजिशन हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे दो तरह के आयंस पे कमांड रखिए, उस पे हार्डनेस पे थोड़ा ध्यान रखिए। हार्डनेस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी, ठीक है, ठीक है। हार्डनेस वैसे आपकी बुक में नहीं लिखी गई है, लेकिन कभी वो पूछ लेते हैं हार्डनेस पे।
तो आपको पता चला हार्डनेस पानी में इन दो आयंस की वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस पानी में होंगे तो हार्डनेस होगी, ठीक है। अगर ये वाले आयंस होंगे तो टेम्परेरी हार्डनेस होगी, और अगर ये सारे आयंस होंगे ना तो परमानेंट हार्डनेस होगी। अगर कैल्शियम के क्लोराइड आयंस है या मैग्नीशियम के क्लोराइड आयंस है या कैल्शियम के सल्फेट आयंस है और मैग्नीशियम के सल्फेट आयंस है तो इनकी वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है। तो परमानेंट हार्डनेस को वॉशिंग सोडा से दूर करते हैं, ठीक है, Na2CO3 से, Na2CO3 से, ठीक है। वॉशिंग सोडा बोले तो Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है हमारा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो परमानेंट हार्डनेस को इससे दूर करते हैं और टेम्परेरी हार्डनेस को बॉइलिंग से दूर करते हैं, इससे दूर करते हैं बॉइलिंग से, ठीक है। समझ में आ गया? चलो करो, नोट कर लो सभी जल्दी से। जहां जो यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लाइम वाटर में CO2 डालना, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको पेपर में। तो लाइम वाटर में CO2 डालने से हम CO2 का टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट ऑफ CO2 हो रहा है। तो CO2 गैस को टेस्ट कैसे करेंगे? तो आप बोलो सर CO2 गैस को आप लाइम वाटर में डाल दो, अगर मिल्की कलर का पदार्थ बन गया तो टेस्ट ऑफ CO2 हो गया, यानी CO2 का टेस्ट होगा, हाँ CO2 मेरे पास मौजूद है। तो CO2 गैस को टेस्ट कैसे करते हैं? CO2 गैस को लाइम वाटर में डाल के अगर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया तो टेस्ट ऑफ CO2 हो गया। लेकिन अगर एक्सेस डाल दिया आपने CO2 तो कैल्शियम कार्बोनेट की जगह कैल्शियम बायोकार्बोनेट बन जाएगा। ये ध्यान रखना, एक्सेस CO2 में तो बन जाएगा कैल्शियम बायोकार्बोनेट और कम CO2 में बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये बन जाएगा कैल्शियम बायोकार्बोनेट। करो नोट अप। ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। जो अगला डिकम्पोजिशन है हमारा, वो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है करंट से तोड़ना। जैसे ये लिक्विड है, इसकी करेंगे यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पे वर्ड लिखना पड़ता है इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये पानी जो है ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड होगा ऐसे, एक इलेक्ट्रोड ऐसे होगा, एक इलेक्ट्रोड ऐसे होगा, और ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये एनोड पॉजिटिव है और ये कैथोड नेगेटिव है। ये एनोड है, ये आपका कैथोड है, मतलब ये वाला आपका पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है एनोड, ये पॉजिटिव है, और ये आपका नेगेटिव है, ये क्या आपका नेगेटिव, कैथोड नेगेटिव है। एक बात तो तुम्हें ध्यान रखनी है कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। तो ये कैथोड है, सो दिस इज योर नेगेटिव, और ये आपका एनोड है, ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है। एक ये बात ध्यान रखनी है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे होता है रिडक्शन, कैथोड पे होता है, एक दो बात ध्यान रखिए, ठीक है। और ये सेल कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेल कौन सा है? तो इसमें पानी ऐसे होगा क्योंकि इसमें H2O है, तो H2O कैसे होगा इसके अंदर? H+O2- के फॉर्म में, H+ और O2- के फॉर्म। तो ये वाले जो प्लस हैं ये माइनस पे जाएंगे इधर और इधर, और ये जो माइनस है ये जाएंगे इधर प्लस पे। तो एक बात ये ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन गैस कहाँ जा रही है? तो इसमें जो आपकी हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस कहाँ कलेक्ट हो रही है? हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड ऑन कैथोड, ऑन कैथोड। एंड ऑक्सीजन गैस कहाँ पे कलेक्टेड हो रही है? ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड ऑन एनोड। तो एक तो तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है, और एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें पोलैरिटी पूछ सकते हैं कि एनोड कैसा है। एनोड मैंने ऐसा था, ए माने ऐड करना और ऐड पॉजिटिव करना, ऐड माने पॉजिटिव होता है ना, तो इसको ऐसे याद करो। ए माने क्या होता है? ऐड करना। ए माने क्या होता है? ऐड करना। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो और अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है, कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में, एक हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी होता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी आपको, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। फर्क इतना होता है इसमें, इसमें एनोड हमारा नेगेटिव होता है और कैथोड क्या होता है हमारा? पॉजिटिव होता है। ये ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, थोड़ा सा है तो नहीं तुम्हारे सिलेबस में वैसे, कब पूछ लिया उसके दिमाग में आ जाए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर ये, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, ठीक है। इन संभावनाएं बनी रहती है थोड़ी बहुत क्वेश्चंस की। तो ये यहाँ पे पूछेंगे हाइड्रोजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगी? तो हाइड्रोजन गैस जाएगी कैथोड पे, किस पे जाएगी?
और ऑक्सीजन किस पे आएगी, एनोड पे। और मैंने एक ऐसे याद कराया था ना, ओए ओए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऐसे याद करवाया था, ओए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मतलब ऑक्सीडेशन एनोड पे होगा। ओ का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन, वो कहाँ पे होगा, एनोड पे। क्या होगा, एनोड पे। और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ पर होगा, कैथोड पे होगा। रिडक्शन कहाँ से होगा, कैथोड। पहले तुम्हें ऑक्सीडेशन बता दो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को ऐसे पढ़ना है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का खोना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है। ठीक है, वैसे तो और भी होता है ऑक्सीडेशन के टर्म्स, पर आपको इतना याद करना है। और रिडक्शन क्या होता है, उल्टा इसका। रिडक्शन का मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर ये सब हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखा, ट्वाइस ऑफ Mg, ये दिखाना, कपड़ा दिखाना। देखो जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के ऐसे +2e बन जाता है। तो चूंकि मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करें तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है इसका, क्योंकि इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके Cl- बन जाएगा। अब इसने इलेक्ट्रॉन का गेन करा है तो इसका रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है इसका, रिडक्शन। तो ऐसे पढ़ना होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में चार्ज बढ़ जाएगा। जैसे प्लस है ना, ये 0 है तो इसका 2 प्लस हो गया इसमें, तो ये चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ये 0 था और ये माइनस हो रहा है तो घट रहा है, तो घट रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, घट रहा है तो क्या हो रहा है, तो रिडक्शन वाला घटना होता है ना, रिडक्शन वाला क्या होता है, घटना। समझ में नहीं आ गया। तो और ऑक्सीडेशन के सारे बॉन्ड्स हो गए, ये सब रिडक्शन हो गए। क्या हो गया, ये सब रिडक्शन। समझ में आ गया, इससे क्या हो गया हमारे, रिडक्शन। जैसे मैंने रिएक्शन लिखा, सपोज करो कि ट्वाइस ऑफ Cu प्लस के H2O, ऐसे Cu प्लस के H2, और यहाँ से कंपाउंड बना के दिया ट्वाइस ऑफ CuO प्लस के H2 प्लस के H2। ये समझाने की रिएक्शन लिखा है। इसमें ये ध्यान देना, ये कॉपर है ना, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, और आगे जाके इसको ऑक्सीजन मिल गई है। आगे जाके क्या मिल गई इसको, ऑक्सीजन। जैसे इसके पास ऑक्सीजन नहीं है लेकिन आगे तो मिल गई ना इसको ऑक्सीजन, तो इसने गेन करा है, तो इसने ऑक्सीजन का गेन करा तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है इसका, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जिसने ऑक्सीजन का गेन करा उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, आगे जाके इसको ऑक्सीजन मिल गई है तो इसका ऑक्सीजन। देखो इसके पास ऑक्सीजन है, आगे जाके इसकी गायब हो गई ऑक्सीजन, तो चूंकि इसने ऑक्सीजन का लॉस करा है तो इसका कुछ नहीं हुआ, जो जो होता है इधर होता है। कॉपर का हुआ है ऑक्सीडेशन, ऐसे ही पानी का क्या हुआ यहाँ पे, रिडक्शन। पानी का क्या हुआ यहाँ पे, रिडक्शन। तो ये आपका रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन। ऐसे समझिए। ठीक है, और एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों हो रहे हैं उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं उसे हम, रिडॉक्स रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, उसे क्या कहते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या है ये, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें एक और चीज ध्यान रखनी होती है, जैसे जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना, जैसे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि देखा जाए तो इसने इसको कम कर दिया ना, तो इसने इसको घटा दिया। तो कहने का मतलब है जिसका जैसे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूस एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट। और जैसे इसका रिडक्शन हो रहा है, हाँ, जिसका रिडक्शन हो रहा है तो यानी ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये एजेंट की टर्म्स में भी आपसे पेपर में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। वो बोलेगा किस कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना, जिसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गया, कर लोगे? यस सर। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है उसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे वापस आते हैं हम, ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में बढ़ रहा है। तो पानी की में करंट पास करेंगे तो H2O2 में टूट जाएगा, और H2 गैस जिस इलेक्ट्रोड पे मिलेगी उसे बोलेंगे कैथोड, और जिसपे हमें O2 मिलेगी उसे बोलेंगे एनोड। क्या बोलेंगे उसे हम, एनोड बोलेंगे। और एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड कैसा होता है, माइनस। और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। समझ में आ गया? तो यहाँ पे थोड़ा मास वगैरह की बात भी ध्यान रखो कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है। हाइड्रोजन का मास होता है 1, कितना होता है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है
ऑक्सीजन का मास होता है 16। कितना होता है? 16। कितना मास होता है? 16। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास 16 होता है। एटॉमिक नंबर 8 होता है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मास वगैरह पे क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा इसमें क्वेश्चन कैसे करना है, ताकि मास आपको याद रखना है। मास क्या रखना है आपको याद, कि हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम था, ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम था। ठीक है, ऑक्सीजन का मास कितना था? 16 ग्राम। तो जैसे इसमें ये कितने ग्राम मिल रही है मुझे? देखो ये 4 हो गए। जैसे H2 है ना, H2 एक का 1 होता है, तो 2 का कितना हो गया? 2। ये 2 ग्राम हो गया। तो ये 2 से मल्टीप्लाई है, यानी कितना हो गया? 4 ग्राम। कितना हो गया? और ये कितने ग्राम है? एक ऑक्सीजन का 32 ग्राम। तो ये 4 ग्राम तो हाइड्रोजन है ना, और 32 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन है। 32 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 32 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये कौन सा डिकम्पोजिशन पढ़ा आपने? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन पहले कौन सा पढ़ा था? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल, और ये कौन सा पढ़ा है आपने? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कर लोगे? इसमें सब कर लोगे ना। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड माइनस होता है, और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, उसमें एनोड माइनस, कैथोड पॉजिटिव होता है। कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव। इसमें कौन सी गैस कहाँ डिपोजिट हो रही है वो सब याद करना है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ये सब याद करना है। ठीक है, तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। और जो गेन करेगा? रिडक्शन। गेन करेगा उसे क्या बोलेंगे? रिडक्शन। और एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों होंगे उसे क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन बन जाते हैं हमारे रिडॉक्स रिएक्शन। एक और तुम्हारे पेपर में ये वाला इक्वेशन बहुत आता है, ये है ना, MnO2 + K4HCl बराबर, यहाँ से बनेगा आपका MnCl2 + K twice of H2 + KO2 + KO2। यहाँ पे 4 थे ना, + KCl2 + K twice of H2O। अब देखो 4 हाइड्रोजन है, 4 इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 इधर है, 4 किलो। ठीक है, ये रिएक्शन आता है एग्जाम में। ठीक है, इसमें बोलता है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। तो मेरे को इतना समझ आ रहा है, इसके पास ऑक्सीजन है ना, आगे जाके इसकी ऑक्सीजन क्या हो गई है? गायब। यानी MnO2 का रिडक्शन हुआ है। यानी इसे ऐसे लिखेंगे, MnO2 रिड्यूस्ड। क्या हुआ है? किस में रिड्यूस हुआ है वो? इसमें MnCl2 में। MnCl2 में। तो MnO2 रिड्यूस हुआ है किस में? MnCl2 में। सही है, पानी को मत देखो, पानी का कुछ नहीं बोलना, इसका कुछ नहीं बोलना, इसको हटाओ। अगर ये रिड्यूस हुआ है, क्योंकि इसने ऑक्सीजन का लॉस कराया ना, तो ये रिड्यूस हुआ है। तो अगर ये रिड्यूस हुआ है तो अब इस पे आ जाओ फिर, यानी ये ऑक्सीडाइज इसमें हुआ होगा। ठीक है, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, ये वाला सेम क्वेश्चन था ये, कि MnO2 रिड्यूस किस में हुआ है? MnCl2 में। तो HCl क्या हुआ है फिर? ऑक्सीडाइज किस में? Cl2 में। तो कैसे लिखेंगे? HCl ऑक्सीडाइज टू Cl। HCl किस में ऑक्सीडाइज हुआ है बच्चों? बोलो। हाँ, HCl किस में ऑक्सीडाइज हुआ है? तो मैं इससे लिख देता हूँ उसको, ये जो HCl है ना, ये ऐसे करके ऐसे, तो ये हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है। क्या हुआ है हमारा? तो लिखो HCl ऑक्सीडाइज हुआ है किसमें? Cl2 में। Cl2 HCl क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज। किसमें ऑक्सीडाइज हुआ है वो? Cl2 में। ये ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रिड्यूस हुआ है MnCl2 में, और ये ऑक्सीडाइज हुआ है Cl2 में। HCl ऑक्सीडाइज Cl2 और MnO2 रिड्यूस टू MnCl2। इसको इसी भाषा में ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अच्छा, अगर ये रिड्यूस हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है, यानी इसका रिडक्शन हुआ है, तो ये स्ट्रॉन्ग क्या बन गया? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया, क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ है और इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। हाँ देखो, तुम एक बात हो, ऑक्सीडेशन माने लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है ना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी तो होता है ऑक्सीडेशन। तो इसके हाइड्रोजन, इसकी हाइड्रोजन चली गई ना, तभी तो ये बना है, तभी तो ये बना है। इसकी हाइड्रोजन चली गई ना, तभी तो ये बना है, यानी ये ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर ये, अच्छा उधर कुछ, उधर क्या आंसर मत लिखना, लिखना इधर है। जैसे रिड्यूस कौन हुआ? ये हुआ। ऑक्सीडाइज कौन हुआ? ये हुआ। ये नहीं हुआ, ये हुआ। कभी उसको लिख दो आप, उस तरफ कुछ नहीं, सब इस तरफ लिखना है। तो अगर ये हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ये क्या बन गया? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन चुका है। तो HCl इज योर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड दिस इज योर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका ये रिड्यूस हुआ है MnCl2 में, और ये ऑक्सीडाइज हुआ, यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है?
बोलो। हाँ, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कर लोगे ना? अरे बोलो। ये थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ एनोड है, तो एनोड क्या होता है हमारा इसमें नेगेटिव, और कैथोड क्या होता है हमारा इसमें पॉजिटिव। कैथोड बिकम पॉजिटिव, कैथोड बिकम, ये कौन सा सेल है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है बच्चों। तो HCl क्या हुआ बताओ? वंस अगेन HCl क्या हुआ है? HCl क्या हुआ वंस अगेन? ऑक्सीडाइज। तो इसको यहां पर ऐसे लिख लो। तो यहां पे लिखा HCl गेट ऑक्सीडाइज टू किसमें? Cl2, Cl। और यहाँ पे MnO2 क्या हुआ? रिड्यूस किसमें? MnCl2 में, MnCl2। क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पूछेंगे क्वेश्चन आपसे। और एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों होता है उसे क्या कहते हैं हम? तो एक तुम्हारा ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, एक तुम्हारा थर्मल फोटो डिकम्पोजिशन। कौन सा डिकम्पोजिशन बच्चों? फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है? सनलाइट से तोड़ना। जैसे ये ट्वाइस ऑफ AgBr है, ठीक है, इसकी मैंने रिएक्शन करवा दी सनलाइट से। किससे? सनलाइट। सनलाइट से मतलब धूप में रख दो, धूप में खुला छोड़ दो इसे। ये ट्वाइस ऑफ AgBr है, तो ये व्हाइट है, ये इसका है व्हाइट पाउडर है, एक तरह का व्हाइट पाउडर है, ठीक है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसे सूरज की रोशनी में खुला छोड़ दोगे तो अपने आप इसका कलर चांदी जैसा हो जाएगा, ब्रोमीन बाहर निकल जाएगी इसमें से। ये टूट गया, ये डिकम्पोज हो गया। क्या हो गया? डिकम्पोज। ये भी तो डिकम्पोज हुआ है, टूटना, टूटा है ना भी। तो ये करंट से टूटा है और ये सूरज से, रोशनी से टूटा है, तो इसे फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो ट्वाइस ऑफ AgBr किस में टूट जाएगा? ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Br2 में। तो दिस रिएक्शन, ये सिल्वर ब्रोमाइड है। क्या है ये? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सिल्वर है ब्रोमाइड, और सिल्वर प्लस ब्रोमीन में टूट गया, तो एक थर्मल फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो माने सनलाइट से टूटना। ऐसे ही ये वाला टूटेगा, ट्वाइस ऑफ AgCl। ट्वाइस ऑफ Ag, ये ट्वाइस ऑफ AgCl है ना, ये सनलाइट में टूटेगा ऐसा। किसमें? सनलाइट में। तो किस में टूट जाएगा? ट्वाइस ऑफ Ag प्लस के Cl2 में, Cl2 में, ठीक है, ट्वाइस ऑफ Ag प्लस के Cl2 में। तो ये क्या हमारा? ये सिल्वर क्लोराइड है। देखो ये क्या हमारा? ये है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है ये? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। और ये क्या है? तो सिल्वर होना जरूरी है इसके लिए, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो इन्हें देखो, जैसे ये जो हमारे होता है ना क्लोरीन ब्रोमीन, ये क्लोरीन और ये ब्रोमीन, इनको बोलते हैं हैलाइड, हैलोजन, इनको हैलोजन बोलते हैं। तो इसे बोलेंगे सिल्वर हैलाइड एंड सिल्वर, ये सिल्वर हैलाइड है, दोनों सिल्वर हैलाइड है। अब हैलोजन कौन सी है? इसमें ब्रोमीन, इसमें क्लोरीन। तो वो सिल्वर हैलाइड बोलेगा आपको एग्जाम में, क्या बोलेगा? सिल्वर हैलाइड। और आपको पकड़ना है, सिल्वर हैलाइड बोले तो AgBr या AgCl, AgBr या AgCl, सिल्वर हैलाइड, सिल्वर हैलाइड। तो ये जो डिकम्पोजिशन है ये सूरज की रोशनी में हुआ है, ठीक है। तो अपने आप ये चांदी में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाइट पाउडर होता है, उसे धूप में सुखा देते हैं, धूप में रख देते हैं, उसका कलर चांदी जैसा हो जाता है, तो ब्रोमीन बाहर निकल जाती है। तो ये डिकम्पोजिशन हो गया। क्या हो गया? डिकम्पोजिशन। दिस रिएक्शन, ये वाली जो रिएक्शन है AgBr वाली, ये फोटो डिकम्पोजिशन, ये वाली रिएक्शन यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। किसमें यूज होती है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ये ध्यान रखना, ये वाला रिएक्शन लिखना है AgBr वाला, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, कि कौन सी रिएक्शन यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में? ए वाला, ट्वाइस ऑफ AgBr सनलाइट बराबर टू ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Br2। ट्वाइस ऑफ AgBr सनलाइट डालेंगे, ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Br2, ट्वाइस ऑफ AgBr सनलाइट, ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Br2। क्रॉस क्वेश्चन कुछ घुमा फिरा के पूछेंगे आपसे, यहाँ ये दे देंगे सनलाइट दे देंगे, बोलेंगे ये क्या बनेगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको दिमाग में, इसको दिमाग में सेट करना है, ठीक है, कि ये कौन सा रिएक्शन जा रहा है। तो ये डिकम्पोजिशन कौन सा बताओ? ये है फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन कितने तरह के पढ़ लिया आपने? हाँ, पैड से याद कर लो, ठीक है, PET। मतलब एक तो फोटो डिकम्पोजिशन, एक इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और एक थर्मल डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक एंड थर्मल, फोटो इलेक्ट्रोलिटिक एंड थर्मल। ये डिकम्पोजिशन पढ़ लिया आपने, फोटो इलेक्ट्रोलिटिक एंड थर्मल डिकम्पोजिशन। चलो करो, नोट करो इन सबको। हाँ, जैसे CuO प्लस के H2 है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा CuO प्लस के H2, तो तुम समझ गए कि ओके, तो वही लिख दिया, Cu प्लस के H2 ये लिख दिया, ठीक है। तो तुम समझ गए कि सर इसकी ऑप्शन चली गई, इसकी ऑप्शन चली गई, इसके पास हो गया ना। तो इसे कैसे लिखोगे कि CuO गेट्स रिड्यूस हो गया है, ऑक्सीजन का जाना नहीं, रिड्यूस किसमें रिड्यूस हो गया? टू कॉपर। यानी इसका क्या हुआ फिर? इसका क्या हुआ बताओ? हाँ, रिडक्शन। क्या हुआ इसका?
प्रोडक्शन हुआ। आया समझ? अब यहाँ क्या लिखोगे, H2O गेट्स, H2 क्या हुआ, H2 गेट्स ऑक्सीडाइज, उसने ऑक्सीजन को पकड़ा है टू H2O, यानी इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। आ गया समझ? तो चूंकि इसकी ऑक्सीजन गई है तो इसका रिडक्शन हुआ है ना, तो एजेंट कौन सा है ये, इसकी ऑक्सीजन गई है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग क्या है ये, अरे इसकी ऑक्सीजन चली गई ना, हुआ तो इसका रिडक्शन है, पर एजेंट ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्योंकि एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को बढ़ा देता है, इसने इसको बढ़ा दिया ना, इसको बड़ा कर दिया बड़ा, तो इसने चूंकि इसको बड़ा कर दिया, तो एजेंट ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर खुद को तो रिड्यूस करवा लिया इसने, खुद को क्या करवा लिया, रिड्यूस। यानी अगर मैं खुद को कम करूंगा दूसरों को बढ़ा दूंगा ना, खुद को कम करूंगा तो दूसरों को बढ़ा दूंगा, तो इसका मतलब मैं एजेंट तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हूं, बढ़ाना मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और खुद का क्या होता है, रिडक्शन। तो जो खुद का रिडक्शन करवाता है ना, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, इसका खुद का तो ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन ये एजेंट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आर ए माने रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऐसा नहीं, ध्यान रखो, ठीक है। जैसे मान लो ये ZNO प्लस सी है, तो यहां से क्या बना हमारा, Zn प्लस CO, Zn प्लस CO। वो जो पिछली बार मैंने वाटर का रिएक्शन लिखा था ना, ऐसा कोई रिएक्शन होता नहीं, पर समझाने के लिए लिखा था कि किसमें क्या हो रहा है, रिएक्शन ऐसे होता है, ठीक है। अब बताओ इसमें किसका क्या हो रहा है, इसकी ऑक्सीजन क्या हो रही है, लॉस, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। क्या हुआ इसका, पर आप इस बात को लिखोगे ऐसे, ZNO गेट्स रिड्यूस्ड टू Zn, और यहां क्या लिख दोगे, रिडक्शन। क्या लिख दोगे यहां पर, यहां पर रिडक्शन। इसको ऑक्सीजन मिल रही है तो क्या लिखोगे, C गेट्स ऑक्सीडाइज टू फॉर्म टू CO, यानी इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब ये तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पूछेंगे तो ये लिखना है, लेकिन उसने पूछा एजेंट, क्या पूछा उसने, अब तुम बताओ ये कौन सा एजेंट है, जिसका रिडक्शन, इसका रिडक्शन होगा ना, तो ये कौन सा एजेंट हुआ, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, सॉरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग, और ये कौन सा हुआ, एजेंट। एजेंट में आपको ये लिखना है अगर एजेंट पूछा है तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, समझ में क्या। तो ये आपका हुआ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और 1 मार्क में पूछ लेगा कि ऐसा रिएक्शन इसमें दोनों हो रहा हो, रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है वो, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखिए कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है। दोज रिएक्शंस इन विच इवोल्यूशन ऑफ हीट टेक प्लेस, जिसमें हीट बाहर निकलती है। दोज रिएक्शन इन विच इवोल्यूशन ऑफ हीट टेक प्लेस इज कॉल्ड, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपके पेपर में 2 हैं, एक है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, एक कौन सी है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस को जलाना। तो जलाओ, जैसे ये CH4 है मीथेन, इसको हम जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। यहां पे एक बात ध्यान रखनी होती है, बस जितनी कार्बन होती है ना उतनी CO2 बनानी होती है। जैसे एक कार्बन है तो एक CO2 बनेगी, क्या बनेगी, प्लस के H2 हीट बनेगी, प्लस के हाइड्रोजन गैस एंड प्लस के हीट, प्लस के H2O बनेगा, H2O, CO2 प्लस के H2O प्लस के हीट, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट बाहर निकल रही है उसमें, क्या बाहर निकल रही है उसमें, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक तो ये, दूसरा एग्जांपल है रेस्पिरेशन। दूसरा एग्जांपल कौन सा हमारा, तो रेस्पिरेशन क्या होता है, C6H12O6 प्लस के 6O2, ये रेस्पिरेशन है। इससे क्या बनता है, 6CO2, क्या बनता है, 6CO2 प्लस के 6H2O प्लस के हीट, प्लस के हीट। तो चूंकि इस रिएक्शन में भी क्या बाहर निकल रही है, एनर्जी, हीट बाहर निकल रही है, हीट बाहर निकल रही है।
तो ये भी कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दो एग्जांपल याद कर लेना, एक बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एंड रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एंड रेस्पिरेशन। अब एक और रिएक्शन हमारे पास है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट ऐड होती है, जिसमें हीट ऐड होती है। दोज रिएक्शंस इन विच एडिशन ऑफ हीट टेक प्लेस, दोज रिएक्शंस in which addition of heat take place, addition of heat take place, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट का एडिशन होता है, इस कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो उन रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें हीट ऐड होती है, जिसमें हीट ऐड होती है, ठीक है। कौन सी रिएक्शन जिसमें हीट ऐड होती है, जैसे ZnCO3 है, ये जिंक कार्बोनेट, जिंक अगर मैं इसमें हीट ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा ZnO प्लस के CO2 प्लस के, ये क्योंकि हीट आपने इस तरफ ऐड करी है, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, एक फोटोसिंथेसिस भी आ सकता है एंडोथर्मिक में। क्या आ सकता है, एक फोटो, उसमें भी तो हीट ऐड होती है, सनलाइट। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर मैंने ऐसे कोई रिएक्शन लिखा A प्लस के बी C प्लस के डी प्लस के हीट, तो तुम समझ जाना कि इसमें हीट बाहर निकल रही है, ऐसे ये होता बाहर निकलना। लेकिन अगर हीट इस तरफ ऐड हो रही है तो अब ये हीट अंदर जा रही है, ठीक है, इज इक्वल्स टू C प्लस। अब ये एंडोथर्मिक है और ये कैसे, एक्सोथर्मिक। इसमें हीट बाहर निकल रही है ना, अगर इधर प्लस है तो बाहर, इधर प्लस है तो अंदर। तो ये कौन सी है, एक्सो, ये कौन सी है, और ये कौन सी है, एंडो, ये कौन सी है, एंडो। लेकिन ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो पेपर में ऐसे पूछ लेंगे आपसे, C प्लस के डी माइनस के हीट। अब तुम माइनस इधर आके प्लस ही तो होगा, यानी एंडो ही तो है। ये क्या है, एंडो, ठीक है, क्या है, एंडो है। लेकिन अगर इधर माइनस डाल दिया तो A प्लस के बी माइनस के हीट इज इक्वल्स टू C प्लस डी, तो ये इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो यानी एक्सो है। क्या है ये, एक्सो। आगे समझे। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक के कौन से दो एग्जांपल पढ़ने हैं आपको, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एंड रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एंड, और रिएक्शन भी करना है, ठीक है। और एंडोथर्मिक के एक तो ZnCO3 में हीट डाल दी और एक फोटोसिंथेसिस, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया, डिकम्पोजिशन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। अब करो नोटिंग को, अब आराम से नोट कर लो। देखो अब है आपका ये वाला रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, जैसे Zn प्लस के H2SO4 है, तो अगर ये ज्यादा एक्टिव है, मतलब ज्यादा रिएक्टिव है, पावरफुल है, तो ये यहां लग जाएगा ऐसे, तो दिस विल बिकम ZnSO4 प्लस के H2 प्लस के H2। तो इसमें क्या होगा, जो एक एक्टिव मेटल होता है ना, वो अपने से कम एक्टिव को, जैसे कम एक्टिव है तो इसको यहां से हटा देगा, तो ये हटके H2 बन जाएगा और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। इसका सबसे जो अच्छा एग्जांपल है बुक के अंदर वो है थर्मिट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, तो थर्मिट रिएक्शन क्या होता है, Al2O3 का रिएक्शन ट्वाइस ऑफ Fe से होता है, Fe2O3 का रिएक्शन ट्वाइस ऑफ Al से होता है, जिससे हमारा प्रोडक्ट बनता है Al2O3 प्लस के ट्वाइस ऑफ Fe। और ये जो आयरन हमें मिला है यहाँ पे, ये मोल्टन आयरन होता है, पिघला हुआ आयरन। और जब इस आयरन को है ना लोहे के दो टुकड़ों के बीच में ऐसे रखते हैं, ऐसे, और ठंडा करने पे ये दोनों टुकड़े जुड़ जाते हैं, इसे कहते हैं वेल्डिंग। क्या कहते हैं इसे हम, इसे वेल्डिंग कहते हैं। तो थर्मिट रिएक्शन, पहली बात ध्यान रखना, ये 1 मार्क क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है कि ये टाइप ऑफ द रिएक्शन कौन सा, ऐसे रिएक्शन याद कर लो। थर्मिट रिएक्शन है, वेल्डिंग यूज होता है, और टाइप ऑफ द रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, तो ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ाया गया था टाइप ऑफ द रिएक्शन में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक ज्यादा एक्टिव मेटल अपने से कम एक्टिव को हटा देता है, और कौन ज्यादा एक्टिव है कौन कम एक्टिव है इसका फैसला रिएक्टिविटी सीरीज से होता है। रिएक्टिविटी सीरीज, कौन सी सीरीज से, ऐसा बताया ना पीएससी के एग्जाम में, ऐसे मैंने कई बार बताया आपको, माजिल है सीएम, पीएससी के एग्जाम में माजिल है सीएम और उसे मिला है सिल्वर
गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो पी माने क्या हो गया, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, ये। तो मैं क्या ZnH2 को हटा सकता है, तो ये Zn ऊपर है और H नीचे, हाँ हटा सकता है। तो ये डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी कम हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप कम हो रही है ना, तो ये ज्यादा एक्टिव है, जिंक ज्यादा एक्टिव है। ये रिएक्शन सही लिखा है, जिंक हटा सकता है हाइड्रोजन को, जिंक ऊपर है ना, ये ज्यादा ताकतवर है, ये कम ताकतवर नीचे है, तो इसको हटा सकता है। ठीक है, ऐसे में बहुत रिएक्शन लिख सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग। जैसे मैंने लिखा, क्या ये रिएक्शन होगा Fe प्लस CuSO4। आपको ये पेपर में आ भी सकता है क्वेश्चन कि ये रिएक्शन कौन सा, ऐसा आया भी था क्वेश्चन एक बार, उसकी ये पता होना चाहिए अब। तो क्या ये इसको यहां से हटा सकता है, हटा सकता है। तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस के कॉपर, प्लस के कॉपर। उल्टा रिएक्शन नहीं हो सकता। जैसे मान लो तुम उल्टा करो, Cu प्लस के FeSO4 और यहां बना दो CuSO4 प्लस के Fe, तो ये चेक करना है आपको, क्या ये इसको हटा देगा, नहीं, क्योंकि ये नीचे है और ये ऊपर है, तो ये कभी इसको हटा नहीं सकता। सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है। जैसे Pb प्लस के CuCl2, क्या Pb हटा देगा कॉपर को, कहां है Pb, ये रहा, हाँ ये हटा देगा, तो ये यहां लग जाएगा, दैट इज PbCl2, PbCl2 प्लस कॉपर। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे अच्छा एग्जांपल ये वाला है, बाकी तो सब आपको याद है। 4 ऑप्शन देंगे विच रिएक्शन इज पॉसिबल, तो आपको थोड़ा दिमाग में रखना कौन किसको हटा सकता है, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये कभी किसी से रिएक्शन नहीं करता है। सिल्वर तो थोड़ा बहुत कर लेता है, गोल्ड प्लेटिनम कम करता है। प्लेटिनम गोल्ड से महंगा होता है, गोल्ड से महंगा होता है प्लेटिनम। ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, सबसे अच्छा एग्जांपल जो हमारी बुक के अंदर है, Na2SO4 प्लस के BaCl2 इज इक्वल्स टू में BaSO4 प्लस के ट्वाइस ऑफ NaCl, ट्वाइस ऑफ NaCl, BaSO4 प्लस के ट्वाइस ऑफ NaCl, ये रिएक्शन। ठीक है, NaSO4 BaCl2, ये एक्वस होगा और ये सॉलिड होगा और ये एक्वस। ये थोड़ा फेज याद रखना, ये मैंने जगह नहीं तो यहाँ लिख रखे हैं, वैसे यहाँ लिखते हैं आगे, समझना आगे कैसे लिखते हैं। जैसे BaCl2 लिखा आपने यहाँ से, आप ऐसे लिखना ना कॉपी में, BaCl2 एक्वस ऐसे लिखना, BaSO4 सॉलिड, BaSO4 सॉलिड ऐसे ब्रैकेट के अंदर फेज होता है, फेज। ठीक है, और Na2SO4 भी कैसा होगा हमारा, सॉलिड होगा। क्या होगा, तो देखो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये यहां लग गया और ये यहां लग गया, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट मींस AB प्लस CD है अगर, तो बन जाएगा AC प्लस BD, AC प्लस BD, ये इधर और ये इधर, दो डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें, ये डबल डिस्प्लेसमेंट। और ये रिएक्शन कुछ ऐसे आता है, ऐसे वो ऐसे दे देंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे ना Na2SO4 डाल देंगे ऐसे, और ऊपर से BaCl2 डाल देंगे। क्या डाल देंगे, वो बोलेंगे प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, आपको वो रिएक्शन याद करना है। बोलेंगे कौन सा रिएक्शन हो रहा है ये, तो पकड़ा है आपको सर, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट। एक रिएक्शन ये वाला होता है बहुत इंपॉर्टेंट, AgNO3 प्लस के NaCl प्लस के Na, तो इससे क्या बनेगा हमारा AgCl और प्लस NaNO3 प्लस NaNO3, और ये एक प्रेसिपिटेट बनेगा, मतलब ये जम जाएगा, रिएक्शन जब होगी ना तो यहाँ पे ऐसा इकट्ठा हो जाएगा, ऐसा प्रेसिपिटेट कहते हैं इसे। AgCl एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ये कहाँ यूज करेंगे इसे, ब्लैक एंड उसमें फोटो डिकम्पोजिशन में, कहाँ यूज करेंगे इसे, हाँ, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। और यहाँ पर इसका भी हमें प्रेसिपिटेट मिलेगा, BbSO4 की PPT रिएक्शन है ये। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होता है, लेकिन सारी डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होती। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी, ये प्रेसिपिटेशन भी रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है ये, हाँ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, प्रेसिपिटेशन भी है। इसमें BaSO4 के व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे आपको इसके अंदर। कैसे PPT मिलेंगे, व्हाइट, इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे इसके प्रेसिपिटेट। ये कैसे मिलेगा, ये भी व्हाइट है। AgCl ये भी कैसे मिलेंगे, व्हाइट PPT, व्हाइट PPT। तो सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन नहीं होती है, पर सारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। जितने जो भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा वो डबल डिस्प्लेसमेंट ड्यू होगा, लेकिन सारी डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होगी। ये लिख देता हूं मैं, ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन, सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट पीपीटी, आर नॉट पीपीटी रिएक्शन। सारी डबल डिस्प्लेसमेंट पीपीटी रिएक्शन नहीं होती है, बट ऑल पीपीटी रिएक्शन जो होते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बट ऑल पीपीटी रिएक्शंस आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये जो ध्यान रखना। तो ये कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़े हमने बताओ? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया आपका, और ये हो गया डबल डबल डिस्प्लेसमेंट में एक तो Na2SO4 BaCl2 और एक ये वाला रिएक्शन। ये ट्यूब होती है, दैट इज कॉल्ड लैंडोल्फ ट्यूब, लैंडोल्फ ट्यूब। ये लैंडोल्फ ट्यूब में होता है रिएक्शन, लैंडोल्फ ट्यूब, LOTS, लैंडोल्फ ट्यूब। AgNO3 NaCl, AgCl NaNO3। ठीक है, ये सिल्वर नाइट्रेट है प्लस NaCl प्लस AgCl प्लस NaNO3। तो इसके कैसे प्रेसिपिटेट मिलेंगे? व्हाइट प्रेसिपिटेट। कैसे मिलेंगे? हाँ, तो ये भी पीपीटी रिएक्शन है, वो भी पीपीटी रिएक्शन है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? सारी डबल डिस्प्लेसमेंट। चलो नोट करो इसको, ऑफ करो। देखो बच्चों, वो रिएक्शन जो डबल डिस्प्लेसमेंट तो है पर प्रेसिपिटेशन नहीं है। देखो रिएक्शन लिखा मैंने, ट्वाइस ऑफ KBr प्लस के BaI2, ट्वाइस ऑफ KBr प्लस के BaI2। ये बेरियम आयोडाइड है, दिस इज बेरियम आयोडाइड, दिस इज पोटेशियम ब्रोमाइड। अब यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? यहां से प्रोडक्ट बनेगा ट्वाइस ऑफ KI प्लस के BaBr2 प्लस के BaBr2। तो बेरियम ब्रोमाइड बन गया। तो ये वाले कोई इसमें कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं है, सो दिस इज नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये पोटेशियम आयोडाइड है, दिस इज योर पोटेशियम आयोडाइड। तो ये एकमात्र रिएक्शन आप ऐसे याद करना, ये पूछ लेगा, इस पे पकड़ लेगा आपको कि क्या ये प्रेसिपिटेशन है। नहीं, ये वाला प्रेसिपिटेशन नहीं था, ये वाला भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और ये वाला प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। एक और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लिखता हूं यहां पर, वो भी पीपीटी रिएक्शन है, ट्वाइस ऑफ KI प्लस के PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट। इससे क्या बनेगा आपका? इससे बनेगा आपका PbI2 लेड आयोडाइड प्लस के पोटेशियम नाइट्राइड प्लस के पोटेशियम नाइट्राइड KNO3। तो ये जो रिएक्शन है ये पीपीटी रिएक्शन है, क्योंकि इसमें इसके हमें येलो पीपीटी मिलेगी। क्या मिलेगी? येलो पीपीटी, येलो पीपीटी। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये वाला भी पीपीटी रिएक्शन, ठीक है। ट्वाइस ऑफ KI प्लस PbNO3 का होल ट्वाइस, PbI2 प्लस ट्वाइस ऑफ KNO3। पीपीटी रिएक्शन ये भी है, पीपीटी रिएक्शन ये भी है, और ये भी पीपीटी रिएक्शन है। तीनों पीपीटी रिएक्शन है। वो रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट तो है पर वो पीपीटी रिएक्शन नहीं है। तो जितनी भी पीपीटी, देखो मैंने क्या लिखा, ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, यानी वो डबल डिस्प्लेसमेंट है पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं है। पर ये सारे जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। क्या है वो? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। कर लोगे? तो इस तरीके से आपको पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक हो गया, एंडोथर्मिक हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, कर लोगे ना? अगले एक टॉपिक छोटा सा हल देता हूं मैं। एक टॉपिक और आता है आपका रेनसिडिटी। क्या आता है आपका? रेनसिडिटी। रेनसिडिटी का मतलब होता है जो ऑयली खाना होता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। द अनडिजायरेबल चेंजेस, कैसे लिखेंगे हम इसे? द अनडिजायरेबल चेंजेस इन ऑयल कंटेनिंग फूड। ऐसा फूड जिसमें ऑयल है उसमें अनडिजायरेबल चेंजेस आ जाते हैं। The undesirable changes, CHANGES, in oil containing food due to its oxidation, due to its oxidation process is, and due to its oxidation process, due to which the taste and smell of the food, the taste and smell ऑफ द फूड गेट चेंजेस, जिसकी वजह से फूड का स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है, उसे कहते हैं रेनसिडिटी। मोटी सी बात है, रेनसिडिटी माने क्या होता है? जो ऑयली खाना होता है उसका खराब हो जाना। अगर उसे खुला छोड़ दोगे ना हवा में तो उसमें महक आ जाएगा, उसमें बदबू हो जाएगी। तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे रेनसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ऑयली फूड का खराब हो जाना। अगर खुले में रख देंगे उसे तो हाँ, इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, बचाएंगे कैसे? एडिंग सम एंटीऑक्सीडेंट, एडिंग सम, कुछ एंटीऑक्सीडेंट डालेंगे। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? जो ऑक्सीडेशन को
ऑक्सीडेशन माने क्या होता है, जो खाना होता है ना वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। एंटीऑक्सीडेंट ऐसा नहीं करने देंगे खाने को, ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे। तो एडिंग सम एंटीऑक्सीडेंट, एडिंग सम एंटीऑक्सीडेंट, ये एडिंग नाइट्रोजन गैस, एडिंग N2 गैस, ये जो चिप्स के पैकेट होते हैं इनमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है ताकि वो चिप्स खराब ना हो। या पुटिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, खाने को किस में रख देंगे हम, एक ऐसे कंटेनर में जिसमें हवा भरी हो। पुटिंग द फूड इन एयर, जिसमें हवा ना जाए, एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर, पुटिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, ठीक है। एंड अगर क्या रेफ्रिजरेशन कर दूं, क्या कर दो, रेफ्री, खाने को रेफ्रिजरेटर में रख दूं। ये तरीके किससे बचाने के हैं, रेन से, रेफ्रिजरेशन कर दो, एयर टाइट कंटेनर में रख दो फूड को, एंटी ऑक्सीडेंट डाल दो और नाइट्रोजन डाल दो, ठीक है, क्या डाल दो, नाइट्रोजन। और रेनसिडिटी का सिंपल मतलब है, क्या मतलब है, ऑयली फूड का खराब हो जाना। ऑयली फूड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीडेशन करवा लेता है, क्या करवा देता है, ऑक्सीडेशन। तो ये है रेनसिडिटी, क्या है ये, रेनसिडिटी। यहां पे छोटी सी जगह में मैं कोरोजन समझा देता हूं आपको, क्या समझाता हूं, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन माने होता है धातु का खराब हो जाना, मेटल का खराब हो जाना, मेटल का खराब हो जाना, जंग लग जाना मेटल पे, जंग लग जाना मेटल पे। तो कैसे डिफाइन करोगे, द डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल, कैसे डिफाइन करोगे, हाँ, द डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड मॉइस्चर, एसिड और मॉइस्चर की प्रेजेंस में मेटल खराब होना, जैसे लोहे पे जंग लगना। तो जंग का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2, और ये क्या होता है, रेडिश ब्राउन। ये कलर क्या होता है, तो लोहे पे जंग लगना कोरोजन है। जैसे सिल्वर का ब्लैक होना, जैसे Ag2S, सिल्वर का ब्लैक होना और कॉपर का हरा होना, कॉपर का, तो सिल्वर कैसी हो गई है, ब्लैक, एंड कॉपर कैसा हो गया है, ग्रीन। देखो कोरोजन की वजह से लोहा कैसे होता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश। और ये सिल्वर सल्फाइड है, Ag2S क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर के ऊपर किसकी परत जम जाती है, सिल्वर सल्फाइड की, और सिल्वर सल्फाइड ब्लैक होता है। तो चांदी पर जाती है काली, कॉपर हो जाता है हरा, क्योंकि कॉपर के ऊपर कॉपर कार्बोनेट की परत जम जाती है। कॉपर कार्बोनेट क्या होता है, CuCO3.2H2, कॉपर कार्बोनेट क्या होता है, CuCO3.2H2, ये कॉपर कार्बोनेट होता है। तो कॉपर कैसा बन जाता है कोरोजन की वजह से, एंड सिल्वर एंड आयरन रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। तो सिल्वर के ऊपर किसकी परत जम जाती है बताओ, Ag2S की, किसकी परत जम जाती है, कॉपर के ऊपर CuCO3.2H2O की। अगर आप रिएक्शन लिखना जानते हो तो ऐसे लिख सकते हो उस रिएक्शन को। जैसे सिल्वर क्या करती है, एटमॉस्फेयर में मौजूद इससे रिएक्शन करके Ag2S बना लेती है, क्या बना लेती है, Ag2S। तो ये सिल्वर खराब हो चुकी है, सिल्वर के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की परत जम गई है, सिल्वर सल्फाइड की क्या बन गई है, परत। एंड आयरन क्या होता है, आयरन पानी से रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, और ये कंपाउंड बना देता है Fe2O3.XH2, ये जंग लग गया लोहे पे, ठीक है, लोहे पे क्या लग गया, जंग। तो लोहा ऐसे खराब हो गया और सिल्वर ऐसे खराब हो गई। एंड कॉपर के आर्टिकल्स कैसे होता है, ग्रीन। तो किसी मेटल का खराब होना उसे क्या कहते हैं, कोरोजन। तो इंग्लिश में कैसे लिखोगे, द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल लिख दो, DESTRUCTION, डिस्ट्रक्शन माने विनाश होना, या डिटेरियोरेशन लिख दो, द डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कोमा मॉइस्चर, एसिड मॉइस्चर के प्रेजेंस में मेटल का खराब हो जाना, या द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और मॉइस्चर, द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और मॉइस्चर, उसे क्या कहते हैं, कोरोजन। क्या कहते हैं उसे हम, कोरोजन, ठीक है। और रेनसिडिटी क्या होती है, ऑयली फूड का खराब होना, ऑयली फूड का खराब होना वो होती है रेनसिडिटी। क्या होती है वो, रेनसिडिटी। समझ में आ गया। तो सारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैसे होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होती है। हमने एक ही रिएक्शन ऐसा पढ़ा जो प्रेसिपिटेशन नहीं है, बाकी तीनों रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन वाले पढ़ा। Na2SO4 BaCl2 वाला पढ़ा, BaCl2 twice of NaCl, AgNO3 NaCl वाला पढ़ा, AgCl plus NaNO3। फिर हमने कौन सा पढ़ा, फिर हमने पढ़ा ये वाला रिएक्शन, कौन सा, ट्वाइस ऑफ KBr plus के BaI2, ट्वाइस ऑफ KBr plus के BaI2 क्या बना, Ba ट्वाइस ऑफ Ki plus के ट्वाइस ऑफ KNO3, ट्वाइस ऑफ Ki plus के सॉरी BaBr2, ट्वाइस ऑफ KBr plus BaBi2 बराबर ट्वाइस ऑफ Ki plus के BaBr2। ये रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं है। बाकी वो जो रिएक्शन उधर लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ Kb plus PbNO3 का होल ट्वाइस बराबर PbI2
प्लस ट्वाइस ऑफ KNO3। ये रिएक्शन भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, जहां पे PbI2 कैसा है, येलो, PbI2 कैसा है, येलो, BaSO4 कैसा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, AgCl भी कैसा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये कलर भी याद रखना, AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट है, BaSO4 भी व्हाइट प्रेसिपिटेट है, PbI2 कैसा है, येलो, ये येलो प्रेसिपिटेट है, और PbO मैंने क्यों बताया था, येलो फ्यूम्स, डबल डिस्प्लेस उसमें थर्मल डिकम्पोजिशन में, थर्मल डिकम्पोजिशन में। तो यहीं से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो मिलेंगे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर में, कोरोजन से कोई मिल जाएगा, तीनों बात याद होती है आपको। कॉपर हरा हो जाता है, चांदी काली पड़ जाती है, क्योंकि चांदी के ऊपर Ag2S की परत जम जाती है, कॉपर के ऊपर CuCO3.2H2O की परत जम जाती है, और लोहा कैसे हो जाता है, रेडिश ब्राउन, क्योंकि लोहे के ऊपर Fe2O3.XX2 की परत जम जाती है। डिफाइन कैसे करेंगे, लिख दो, द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड मॉइस्चर, बस हो गया। या द डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड मॉइस्चर, ये होता है कोरोजन। क्या होता है ये, कोरोजन होता है, ठीक है, बंद कर दो। तो ये